could actually meet you guys to actually change your perspective completely. And this is required because we are now going to bring in somebody who's not from our field at all. He comes from a completely different mindset and completely different mind thinking, but he is going to be here talking to us. I'm actually talking about an army man. We are going to have him along with Ankur Jain. You met him earlier, so Ankur is going to be interviewing him. This man has done some great deeds, but you know what? I don't want to take it away. I will let Ankur come in here and talk about all of that. Are you excited? This is about the army. Yes, Saurabh, I just can't wait anymore. Let's see what we have on our way. Thank you guys. It's been a privilege to welcome who is actually a real life hero. आज का इंटरव्यू हम मोस्टली हिंदी में करेंगे। वीरों के वीर परमवीर, ऐसी कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, पर ऐसी शख्सियत से मुलाकात बड़े सौभाग्य से होती है। आज हमारे बीच हैं सूबेदार मेजर श्री योगेंद्र सिंह यादव जी। इनके बारे में जितना भी कहूं वो कम है। 16 साल की उम्र में इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। 19 साल की उम्र में भारतीय सेना का सर्वोत्तम शौर्य पदक परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। योगेंद्र सिंह यादव जी, डीएसएम के एक नया जोश इवेंट में आपका स्वागत है। मैं डीएसएम परिवार के तमाम पदाधिकारीगण सदस्यों को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे डीएसएम परिवार में के साथ मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। योगेंद्र जी, आपकी जो कहानी है वो सबके लिए एक मोटिवेशन है। हम शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। आपका बचपन कैसा रहा? मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर गांव औरंगाबाद का रहने वाला हूं और एक जवान और किसान का बेटा हूं। तो ज्यादातर खेती बाड़ी और वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए मेरा बचपन बीता है। तो एक किसान, क्योंकि वहां जब बचपन खेतों में बीतता है तो किसान को देखा है मैंने कि जो है किसान गर्मी में बरसात में तपता है, भूनता है, जलता है, भीगता है, लेकिन अपने हौसलों को कभी वो परस्त नहीं होने देता है। और हम एक इंसानियत को जिंदा रखने के लिए वो अपने खेती में मेहनत करके अन्न को पैदा करता है। तो वहां से एक प्रेरणा मिली कि जब एक सैनिक भी उसी प्रकार से हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा करता है तो किसान भी उसी तरह से मेहनत करके अपने देश और दुनिया के तमाम लोगों को जीवंत रखने के लिए अन्न पैदा करता है। तो वहां से एक प्रेरणा मिली कि इस तरह से भी हम अपने जीवन को जी सकते हैं और जीवन अपने लिए नहीं होता, जीवन दूसरों के लिए होता है। आप एक आर्मी परिवार से बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी, आपके भाई दोनों आर्मी में थे। आपने हमेशा बचपन में ये सोचा था कि आर्मी ज्वाइन करनी है, कभी ये सोचा था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाएंगे? नहीं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत कुछ मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालता है। तो घर का जो माहौल था, तो पिता एक्स सर्विसमैन थे, उन्होंने 65 और 71 की युद्ध लड़ा था। तो वो युद्ध की कहानियां बताया करते थे। पढ़ते समय स्कूलों के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां बहुत पढ़ी, जो एक मन मस्तिष्क के ऊपर एक अलग छाप छोड़ करके चली गई। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है। ये मिट्टी बहुत पावन मिट्टी है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, वीर और वीरांगनाओं ने अपने खून से इस सरजमी को सींचा है। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल करके, जो पिता की बताई हुई चुनौतियां थी कि युद्ध के दौरान खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, सोना नहीं मिलता है, हथियार नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पर अपने साथियों के लहूलुहान, उस माहौल को कि इतनी कठिनाइयां होती हैं, उसको जीना चाहता था। तो बस यही था कि मुझे ना कॉर्पोरेट में जाना है, ना मुझे टीचर बनना है, ना मुझे जो है डॉक्टर बनना है, बस मुझे देखो फौजी बनना है।
16 साल की उम्र में आपने आर्मी ज्वाइन किया। महज 3 साल के अंदर आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपने इस सफर के बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं 12th में था तब मैं 16 साल 5 महीने का था, क्योंकि मेरे भाई भी फौज में थे, उन्होंने थोड़ा सा प्रोत्साहित किया और मैं 16 साल 5 महीने की उम्र में फौज में भर्ती हुआ और उस रेजिमेंट में पहुंचा भर्ती होकर के, जिस रेजिमेंट की कहानियां पढ़ पढ़ करके मैं बड़ा हुआ था। 1965 में अब्दुल हमीद, जिन्होंने दुश्मनों के पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया, उनके मनोबल को तोड़ करके रख दिया। 1971 में मेजर होशियार सिंह, जिन्होंने बसंतर के युद्ध के अंदर दुश्मनों को तहस नहस कर दिया था। तो वहां एक जो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का जो इन्वायरमेंट है, जो वहां की लीडरशिप है, वो चीजें एक जहन के अंदर एक पागलपन पैदा कर देती हैं। अपनापन वहां से आना शुरू हो जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की भावना बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उस रेजिमेंट के अंदर मैं पला बढ़ा और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद में 18 ग्रेनेडियर्स के अंदर पोस्टिंग हुआ। जब आप 18 ग्रेडियर्स में पोस्टिंग हुआ आपका, मुझे ये भी सुनने में आया कि जब आप शादी करवा के वापस गए, तब तक आपको ये भी नहीं पता था कि आपने ऊपर लड़ाई लड़ने जाना है। तो जब आपको ये पता चला तो आपको कैसा फीलिंग हुआ? नहीं, जो सपना मैं देखते हुए बड़ा हुआ था, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो एक सैनिक होने के नाते ये उसका एक सपना होता है कि वो अपनी देश के लिए कुछ कर सके, युद्ध लड़ सके। वैसे तो हर देश का हर यूथ, हर नागरिक एक सैनिक होता है, लेकिन जब वर्दी पहन लेता है तो कुछ अलग विशेष उसके अंदर शक्तियां निहित होती चली जाती हैं, क्योंकि ये वर्दी देश के करोड़ों लोगों का मान है, अभिमान है और लाखों सैनिकों का एक खून का एक निशान है कि उन्होंने उस खून को बहा करके ये देश को आजादी दिलाई है। देश के अंदर हम जिस स्वतंत्रता के साथ सांस ले रहे हैं, उनकी उस सोच को कायम रखने का दायित्व जब हमारे ऊपर आ जाता है तो उसको निर्वाह करना हमारा सौभाग्य बनता है। तो एक अलग जुनून था, जोश था। शादी हुई, शादी के फर्स्ट नाइट में ही ये स्वप्न आ चुका था कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के जा रहा है। उधर से दुश्मन फायर कर रहा है, हमारे सैनिक शहादत होते चले जा रहे हैं, हमारे सैनिक उनके ऊपर फायर करते जा रहे हैं। लेकिन उस सपने को जब देख करके सुबह उठा, घर वालों को शेयर किया कि इस प्रकार से मुझे सपना दिखाई दिया है, तो घर वालों ने भी बोला नहीं, आप कश्मीर वैली के अंदर तैनात हो तो वहां का जो काउंटर टेररिज्म का माहौल है, वहां हो सकता है कि उस का थीम आपके दिमाग में होगी, इसलिए वो दिखाई दिया होगा। नहीं, मेरे दिमाग में आ गया था, नहीं वो तो है नहीं, कुछ तो है। तो जब मैं वापस अपने यूनिट पहुंचा था तब मुझे आभास हुआ, पता चला कि हाँ, वास्तव में युद्ध शुरू हो गया। और मेरा तो ये समझो कि मेरी जो जीवन की एक अभिलाषा थी, लालसा थी, वो आज पूरी होने जा रही है। जो मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स जो कि कश्मीर वैली के अंदर तैनात थी, काउंटर टेररिज्म के बरखिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान में चला रही थी, उसको वहां से उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया। द्रास सेक्टर में अभी शादी के माहौल से गया था, एक जब वहां पहुंचा तो खून खराबे वाले माहौल में था। वहां पहुंचा तो उसी दिन मेरे साथी, 2 साथी थे, उनको गोलियां लगी हुई, उनकी डेड बॉडी नीचे आ रही थी। उनको देखा, क्योंकि वहां जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आपको मैं बताया, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके अंदर एक जुनून पैदा कर देता है। जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे एक माँ और बेटे का होता है कि माँ अपने बारे में कभी नहीं सोच पाती है, जबकि वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है। ठीक उसी प्रकार से हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था हो, वो संस्था भी उस जो कर्मचारियों के लिए एक माँ होती है। माँ होती है। अगर कमरे के अंदर आग लग जाती है, बच्चा उसका अगर अंदर है, तो माँ अपने बारे में सोचती नहीं, बल्कि उस आग में कूद जाती है कि अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा। तो वो जो रिलेशनशिप की जो भावना थी, अपनेपन की भावना थी, नहीं ये मरा है ना, इसका बदला लेना है मुझे। उस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर द्रास सेक्टर में, जो बिल्कुल नेशनल हाईवे 1 अल्फा से सटा हुआ पहाड़ी थी,
दुश्मन बहुत नजदीक तक बैठा हुआ था, पूरा हमारा वो रास्ता ब्लॉक था, उसको खोलना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। तो उस पर 22 दिन तक युद्ध लड़ा और 22 दिन के अंदर हमने 25 सैनिकों को खोया। तब जाकर के 12 जून को पहली सफलता के रूप में हमें वहां पर सक्सेस मिली। फिर उसके बाद टाइगर हिल का नंबर आया, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो छोटे छोटे काम तो हम आसानी से कर लेते हैं। हमने देखा भी है कि एक जो छोटा काम है वो बड़े काम को कनेक्ट करता है। जब हम छोटे छोटे चीजों को प्राप्त करते हैं तो फिर हमारी सोच आगे बढ़ती जाती है। ठीक लड़ाई के माहौल के अंदर भी ऐसा ही होता है। पहले छोटी छोटी चीजों को हमने कैप्चर किया, अब हमें बड़ा जो हमारा वो था गोल था उसकी तरफ हम बढ़े। द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी टाइगर हिल, जिसने पूरा द्रास को डोमिनेट किया हुआ था। उसको विजय हासिल करनी थी उसके ऊपर। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है कि मैं जनरल मैनेजर बन गया, मेरे पास सब कुछ है, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, आप बने हो, जनरल मैनेजर बने हो, कुछ भी बने हो, कोई भी औहदा आपके पास में है, लेकिन आपके पास वो कार्यशैली नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, आप अपने सबॉर्डिनेट को अपने लेवल तक पहुंचाने की आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, तो वो फिर आप उतने दिन तक ही आपको पहचान पाएगा कोई, बाकी उसके बाद नहीं। लेकिन अगर इंसान की असली पहचान होती है उसके कर्म, उसकी कार्य के अंदर। जब हम कोई भी हमें काम मिल रहा है, जैसे आप लोगों को बहुत सारे काम मिलते होंगे अपने अपने सेक्शन वाइज, कोई भी काम है, तो उस काम के अंदर एक सबसे पहला ट्रेनिंग, उसमें महारत हासिल कीजिए। फिर अपने लीडर के ऊपर विश्वास कीजिए कि जो आपका लीडर जो बोल रहा है वो बिल्कुल फैक्ट है, सच्चाई है। फिर जो हमारी टीम है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल वर्क नहीं होता, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम वर्क होता है, तो उस टीम के अंदर अपनी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कोऑपरेशन भी होना चाहिए। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अच्छा है तो हमारी वो टीम को कोई हरा ही नहीं सकता, और वो टीम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से हासिल कर सकती है, अपने अचीवमेंट को हासिल कर सकती है, गोल को हासिल कर सकती है। तो मेरी कोई अलग से पहचान नहीं थी, मैं तो आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ, न ही कोई विशेष योग्यता थी कि मेरे पास कोई स्पेशल कोई स्किल थी जिससे मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ एक जवान था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन उस 22 दिन की जो लड़ाई थी उसमें एक काम मिला था कि नीचे जो ऊपर हमारे फ्रंट में जो जवान लड़ रहे हैं उनको अमनेशन और राशन पानी पहुंचाने। साथियों, काम कोई छोटा नहीं होता। हम सोचते हैं कि यार ये तो मेरे लायक काम नहीं है, मैं इसको क्यों करूं। नहीं, हर काम बड़ा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ करके देखिए। हम ऑफिस में बैठते हैं, बाहर झाड़ू लगाने वाला को बोला ये तो झाड़ू लगाने वाला है, अरे उस झाड़ू लगाने वाला कि उस काम को तो समझो। हम ऑफिस में तब सही से अपना काम कर पा रहे हैं जब वो इलाके को स्वच्छ रख रहा है। अगर इलाका स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं, नहीं तो हम कहीं हॉस्पिटल में एडमिट मिलते हैं। उसके काम की इंपॉर्टेंस, तो जो भी हमें काम मिला उसकी इंपॉर्टेंस, मेरा तो एक दिली इच्छा थी कि मैं फ्रंट में जाकर के गोली चलाऊं, लेकिन काम मिल गया कि नीचे से ऊपर अम्युनिशन लेकर के जाना। लेकिन उस काम को, इंपॉर्टेंस को समझ करके 22 दिन बिना थके बिना रुके दिन रात चले हम, और उसी 22 दिन के काम के दौरान जो एक पहचान मिली कि हम 3 जवान ऐसे थे जो कंटिन्यू चले थे। बोला यार फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है ये जवान, इनको कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। कमांडो टीम एक ऐसी टीम जो कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कठिन से कठिन टास्क उसको पूरा करना होता है। तो ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात हुई कि मैं उस टीम का सदस्य बना। उसी समय हमारा एक नया ऑफिसर आए थे कमीशन होकर के, तो उनको टीम का लीडर नियुक्त किया गया। तो उसमें कुछ नए और पुराने जवान थे, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होता है जोश और जुनून और अनुभव।
तो जोश था, नए जवान थे, जोश था, लेकिन एक्सपीरियंस जो अनुभव है उसमें कुछ पुराने और नए जवानों का मिश्रण करके वो टीम बनाई। तो जैसे भी हम आप लोगों के सामने भी ऐसा ही होता होगा, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने आते हैं, तो एक साथ टीम मिला जाता है ताकि सब लोग एक दूसरे से हर चीज को शेयर कर सकें, समझ सकें और उस काम को और बेहतर किया जा सके। ताकत बनती है। किसी के पास अनुभव होता है तो किसी के पास नॉलेज होती है, बुक की नॉलेज। अभी उसके पास ग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो ग्राउंड नॉलेज जिसके पास है, ग्राउंड नॉलेज वाला, बुक नॉलेज वाला, दोनों चीज एक साथ मिलती हैं तो ताकत बनती है। हम नई आइडिया क्रिएट कर सकते हैं और नई चीजें करने में हम सक्षम हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारी टीम बनी, और क्योंकि 16,500 फीट ऊंची पहाड़ी थी जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, 90 डिग्री की चट्टान थी, दुश्मन ऊपर चारों तरफ बैठा हुआ था, -20 डिग्री टेम्परेचर। हम तो, आप सब तो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, -20 डिग्री टेम्परेचर। जितनी देर अभी मैं बोला हूं इतनी देर अगर बाहर खड़े हो जाओ तो चेहरे से खून टपकना शुरू हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब ये तो मौसम की बात है, ऊपर से दुश्मन के चारों तरफ से गोलाबारी, उन सबको पार करते हुए आपने जाना है। और यह तब संभव हो सकता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रति निष्ठावान हो, काम के ऊपर भरोसा हो, अपने आप पे भरोसा हो, अपने इक्विपमेंट के ऊपर भरोसा हो, अपने साथी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जो काम हम कर रहे हैं उसमें राष्ट्रीयता होनी चाहिए कि यार जो मैं काम कर रहा हूं इससे मेरा राष्ट्र और मेरे राष्ट्रवासी को क्या मिलेगा। इस सोच के साथ जो सैनिक हैं वो बढ़ते हैं, इन सब परिस्थितियों में बढ़ते चले गए। और रात को चलते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में तो दुश्मन दूर से दूर देख करके हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से 2 रात और 1 दिन उस टाइगर हिल के ऊपर चढ़ाई की। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरे को याद है। ऐसा लगता है कि शायद वो कल की ही तो बात है। हम सुबह का वक्त था, रस्सियों के सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चढ़ रहे थे, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। ऊपर हम केवल 7 जवान चढ़ पाए। 7 जवान 5 घंटे तक वहां पर लड़ते रहे और दुश्मनों का खात्मा करते रहे। मैंने वो पल भी जिए कि जब मेरे सामने मेरे एक साथी ने दम तोड़ा है। मुझे याद है कि जब मैं खुद घायल हो गया था और अपने साथी की हेल्प के लिए जा रहा था, उनके पास में बैठा हुआ, मैं उनको फर्स्ट एड के लिए बोला तो उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली थी और यहाँ तक उनका हाथ पहुंचा था, यहाँ पर गोली लगी और इधर से खून का फव्वारा छूटता हुआ हमने देखा। तो हम जिस माहौल में रहते हैं अपने आप को ताकत बनती चली जाती है। फिर मैंने अपने साथी को, जो मेरे बगल में भी बैठा था, मेरे ट्रेनिंग का साथी भी था, उसको भी मैंने चेस्ट में उसको गोली लगते हुए देखा, चेस्ट से खून की फव्वारे छूटते हुए देखे। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे करके मेरे तमाम साथी शहीद हुए, लेकिन हौसले को नहीं तोड़ने दिया। अगर हम बोलते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो अपनी आखिरी सांस तक, लहू की आखिरी बूंद तक उस सरजमी की हिफाजत कर सके। मैं पड़ा रहा जख्मी अवस्था में भी। दुश्मन इतना क्रूर था कि उसने आकर के दोबारा से हमारे मरे हुए साथियों के शरीरों के अंदर गोलियां मारने शुरू कर दी। रिचेक करता है कि यार ये मरे हैं कि जिंदे हैं। उसने आकर के फिर उसी रोटेशन से गोलियां मारी, मेरे बाजू में, पैर में गोली मारी। मैं पड़ा हुआ हूँ, गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा बहुत देर तक। ऊँट की ठोकरें भी मारी, सब कुछ उन्होंने, जो अमानवीय क्रूरताएं जो करते हैं उन्होंने सब कुछ किया। और आखिर में कहते हैं कि अब की जब तक मौत नहीं आई उसको कोई मार नहीं सकता है। लास्ट में उनका एक जो कमांडर था उसने बोला इनके सालों के वेपन उठा दो। तो एक बंदा आया, उनका वेपन उठा रहा था, दूसरा गोलियां मार रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जब इंसान के मन और मस्तिष्क के अंदर कोई भी थॉट बहुत गहराई से छप जाता है तो उसको
वो 100% हासिल कर पाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता है करने से। मेरे मन के अंदर विश्वास पैदा किया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, हाथ पैर दोनों ही ले जाओ काट करके, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। आज आपके सम्मुख में खड़ा हूं तो उसी विश्वास के साथ खड़ा हूं। आप सब भी, अगर आपके मन के अंदर एक विश्वास पैदा हो जाए कि यार मुझे ये काम करना है, ये थॉट आपके मन अवचेतन दिमाग के अंदर छप जाए, आपको उस काम को करने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि शरीर की जो सारी शक्ति है वो अवचेतन मन के अंदर केंद्रित है। अवचेतन मन के अंदर जो चीज आप बैठा लोगे, शरीर और मन उसी प्रकार से प्रतिक्रियाएं करना शुरू कर देगा। पड़ा रहा, फिर आया उसने जब गोली मारी तो लास्ट बुलेट इसने यहां सीने पे भी मारा कि जाकू राखे साइया मार सके ना कोई। और ये भी एक सत्य है कि हम इस देश को भारत मां बोलते, तो ऐसे नहीं बोलते क्योंकि उस समय तो बच्चा था, पता नहीं था। लेकिन आज आभास हुआ है कि यार भारत मां क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मां अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है, तो ये भारत मां भी अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती। उसके बेटों ने बहुत सारी शहादतें देती थी, बहुत पराक्रम दिखाया था, तो उस पराक्रम को जिंदा रखना था। जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। वो जाकर के गोली सिक्कों पे लगी और रिकोचित हो गई। शायद इस मां ने मेरे को चुना हो, इस मां का मैं बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं, और जो ये एक दायित्व मुझे सौंपा है इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। गोली रिकोचित होगी, मुझे आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूं। अगले ही पल दुश्मन आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठा करके वापस मुड़ा, तो शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। फिर एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपने हैंड ग्रेनेड निकाला और पिन लेकर करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया और यहां से वो पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। गिरते ही उसकी राइफल को मैंने उठाने की कोशिश करी, क्योंकि अभी जो बाकी जो दुश्मन के साथी थे, सैनिक थे, वहां पर चारों तरफ से उनमें एकदम से शोर शराबा होने लगा कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। मैं उसकी हाथ को उठाया, लेकिन राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन राइफल नहीं उठ पा रही, क्योंकि यह हाथ तो पूरा ये समझो कट गया था, पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फायरिंग किया, इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई, और वहां से वो भाग खड़े। उनका जो मोमेंटम था उसको तोड़ दिया। आप जब काम करते हो तो वो युद्ध की तरह ही होता है कि आपकी बहुत सारी विफलताएं भी होंगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको सक्सेस ही मिलेगा, विफलता भी मिलेगी, लेकिन विफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने धैर्य को रखो। थोड़ा सा अगर हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं, यार एक विफलता एक बड़ी सफलता की तरफ इशारा भी कर रही होती है, और अगर हमने धैर्य को बनाए रखा तो हम वास्तव में उस बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हमने अभी पिछले साल पूरा 2020 कोरोना काल के अंदर देखा कि लोगों ने जो सहा है अपने मनोवैज्ञानिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, लेकिन जिसने धैर्य को बना करके रखा, और सबसे जरूरी है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन भी व्यक्ति को बलवान बनाता है, सशक्त बनाता है, और उस काम को करने के लिए प्रेरित कर देता है। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से जो है हम उनका मोमेंटम टूट गया। टूटने के बाद वो भाग खड़े, और मैं 3-4 मीटर रेंगता हूँ, गया जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ है। क्योंकि दौड़ते हुए हमारा नीचे एक पोस्ट था, उस पोस्ट के ऊपर दूसरी तरफ से उन्होंने एक मैसेज दिया कि नीचे जाकर के हमला कर दो। तो दिमाग में उस समय बस सिर्फ वो था कि अपने साथियों को बचाना कैसे भी करें। और ये सत्य है कि निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ आप उस परम पिता परमेश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसके नाम से हम जानते हैं, उस शक्ति को याद करते तो वो शक्ति जरूर साथ देती है।
हम कितने ही बड़े नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन इस संसार को चलाने के लिए कोई ना कोई एक शक्ति तो जरूर है, ये सत्य है। और वो शक्ति हर इंसान को कभी ना कभी जरूर ऊपर उठाने की कोशिश करती है, एक मौका देती है आपको बढ़ने के लिए। शायद वो मौका आपका भी होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे और वो काम कर पाएंगे जो आपने कभी बचपन तक आज सोचा भी नहीं होगा, वो भी आप कर सकते हैं। मैं उसी शक्ति के सहारे फिर वापस मुड़ने लगा। अपने फिर मन मस्तिष्क के अंदर आया, शायद हो सकता है कि मेरी तरह कोई मेरा साथी जिंदा होगा। फिर आकर के देखने लगा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर हो गया, रुक करके फिर अपने आप को संभाला कि जब हम 21 चले थे, 21 में से 7 ऊपर आए, 7 में से 6 खत्म हो गए, अभी मैं बचा हूं, तो मेरा भी दायित्व कर्तव्य बनता है कि यार अपने उस टास्क को आखिरी दम तक जरूर पूरा करो। फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, ये भी पता नहीं कि किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, रास्ते नहीं मालूम थे। लेकिन जब हम सच्ची निष्ठा रखते हैं और अपने आप पे भरोसा रखते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा रखते हैं, आप कितनी ही बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको जरूर कहीं ना कहीं उसका सहारा मिल जाता है। तो ऐसी शक्ति का आभास हुआ जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला गया। चला गया नीचे, बहुत नीचे तो एकदम से गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं तो दूसरी तरफ तो नहीं आ गया। नीचे देखा तो मेरे साथी थे, उनको आवाज दिया, वहां से निकाल करके ऊपर लेकर के आए। जैसे आप लोग फिल्मों के अंदर देखते हैं कोई ग्रेनेड फटता है तो पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी मेरी। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको ये था कि थोड़ी बहुत देर में मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बताया कि ऊपर ये कहानी हुई है, ये पूरी इंफॉर्मेशन उनको दिया। फिर जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर था उनको सूचना दिया, तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। तो पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत आसान होता है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर के। फिर वो वहां से मुझे कमांडिंग ऑफिसर तक लेकर के आए तो खून इतना निकल चुका था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। फिर उन्होंने पूछा बेटा मेरे को पहचानता? मैं कहा दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन आवाज सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर, जय हिंद साहब। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर बिठाया, तो 4 स्टोव जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। फिर मैं बोला साहब पानी पिला दो। तो बड़े सख्त थे ट्रेनिंग के मामले में भी, उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ऊंचे दर्जे की थी, क्योंकि लीडर तो वही है जो एक अच्छी प्लानिंग बना सके और अपने सबऑर्डिनेट को सही प्रकार से गाइड कर सके, उनको एक राह दिखाए, उनको डायरेक्शन दे सके सही से। तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है प्लानिंग करके डायरेक्शन दिया था। तो उन्होंने बोला बेटा जवान की रिक्वायरमेंट बता क्या है। मैं बोला साहब जवान की रिक्वायरमेंट एम्युनिशन और फील्ड पट्टी की। बोला खाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि लीडर का काम है एनालिसिस करते रहना समय समय के ऊपर। तो उनको लगा होगा कि शायद वहाँ खाने की ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी, या फिर मैं कहा नहीं सर, सैनिक को खाने की नहीं एम्युनिशन की भूख होती है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एम्युनिशन दे सकते हैं दे दीजिए। ठीक है। तो ऊपर की पूरी उनको सिचुएशन पूरी इंफॉर्मेशन दिया। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि मैं श्रीनगर में एडमिट हूँ। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर पीछे पताका फहरा दिया। उसके बाद मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली आ गया और 16 महीने लगे ट्रीटमेंट में, और 16 महीने के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूँ और डीएसएम परिवार के साथ हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है। योगेंद्र जी, आपने टाइगर हिल की बात की। टाइगर हिल में जो हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट था। आपने अपने साथियों को शहीद होते देखा, अपने शरीर पे गोलियां खाई, पर वो कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसने आपको बोला योगेंद्र जी लगे रहिए, चलते रहिए? एक सैनिक के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत आती है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो उसका ट्रेनिंग है, उसका जो लीडरशिप है, एक
उसकी जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प, एक क्लरिस्टिंग की भावना भी होती है। क्लरिस्टिंग कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन यार मुझे करना है ये, तो वो जो माइंड के अंदर आपके अंदर आ गया, बोला ये करना है, किसी भी हाल में करना है, वो ताकत आपको जो है ना साधारण रहते हुए भी असाधारण कार्य करा सकती है। तो हमें हिम्मत, लगन और डिटर्मिनेशन की जो भावना को अपने अंदर हमेशा जो लीडर हैं, जो जूनियर लीडर हैं, उनका काम है कि अपने सबऑर्डिनेट के अंदर वो चीजें भरते रहें। साथ ही साथ एक जो त्याग की भावना, कि हमें त्याग, ये नहीं है कि हम बलिदान दे रहे हैं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके प्रति एक त्याग होना चाहिए। यार मैं अपने से पहले, अपना इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को जो है प्राथमिकता दें, तभी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी तो सबऑर्डिनेट भी बढ़ेगी। तो हमें वो चीज, वो ताकत देती है। बिल्कुल। आपने योगेंद्र जी, आपने 2-3 चीजों की बात करी। अगर हम देखें, आपने बोला 2020 साल एक टफ ईयर था, 2021 एक नया जोश लेके आया है। वही हमारे इस इवेंट की थीम है, एक नया जोश। अब खत्म करने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। आपको इस टाइम डीएसएम और डीएसएम के परिवारजन सब देख रहे हैं, उनको आप एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे 2021 के लिए, ताकि वो जोश अंदर से आए? हाँ बिल्कुल, ये डीएसएम परिवार और के तमाम लोगों से, सदस्यों से, पदाधिकारियों से, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मुसीबत की घड़ियां बहुत आती हैं, बहुत मुसीबत की घड़ियां आती हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ियों में कभी घबराना नहीं, और जो एक नया जोश, क्योंकि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है ना, तो वो डरना नहीं बल्कि एक लंबी छलांग के लिए तैयार हो रहा है। जो हमारा वो पैंडेमिक वाला पूरा ईयर निकला है, उसमें जिसमें निराशा, हताशा की जैसे वातावरण था, लेकिन अब हम उससे निकल चुके हैं। तो जो हमारा रुका हुआ चीज था, वो अब दुगनी ताकत के साथ में आगे छलांग लगाने के लिए एक नए जोश, जुनून का जो है हमें अंदर संचार करना है, और एक सोच को बना करके रखना है। क्योंकि आप सब सैनिक हैं। सैनिक वो नहीं होता जिसने वर्दी पहन करके बॉर्डर पे खड़ा है और वहां से वो रक्षा कर रहा है। अरे आप भी सैनिक हैं, क्योंकि जब हर देश का हर नागरिक सैनिक की सोच को रखेगा, क्योंकि सैनिक की सोच होती है निस्वार्थता, उसमें निस्वार्थता होती है, लगन होती है, निष्ठा होती है, और देश के प्रति प्रेम होता है। देश के प्रति प्रेम, आप भी सैनिक हैं। बहुत सारे आप लोग सब जानते हैं कि जब आजाद हम हुए तो सबने कोई वर्दी थोड़ी पहनी थी, सब बिना वर्दी के भी इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन आज बलिदान की आवश्यकता नहीं, आपके पसीने की और मेहनत की आवश्यकता है। आप सब सैनिक की तरह, सैनिक आपको वहां से सुरक्षित जरूर रख सकता है, लेकिन आपको अंदर से अगर देश को मजबूत बनाना है तो उस सैनिक की सोच के साथ में आप काम कीजिए। और ये सोच होनी चाहिए कि हम अपने देश और देशवासियों को क्या दे सकते हैं। हम अधिकार तो जानते हैं अपने, लेकिन अधिकारों के साथ साथ दोस्तों आपकी कर्तव्य भी है। उन कर्तव्यों के ऊपर भी अपना जो है सोच रखिए। हम ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आपके पर्सनल स्ट्रेंथ से पहले होना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर कीजिए। और आखिर में मैं यही कहूंगा पूरे डीएसएम परिवार को कि हमारी सबकी सोच एक जैसी ये होनी चाहिए कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा स्वर्ण ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। आखिर में मैं योगेंद्र सिंह यादव जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा और उनके जज्बे को सलाम। थैंक यू सर। Well, thank you very much for that session.